एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं CDRI की जो वैकेंसी आई हो JSA पोस्ट के लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देखने वाले हैं। कैसे क्या फॉर्म है, क्या हम लोग अप्लाई करते हैं। CSIR, ये भी CSIR की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। CDRI जो कि लखनऊ में है, उसके लिए पोस्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या इसमें होना है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई, कैसे क्या लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या है, उसकी पूरी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो देख लेते हैं। इसका फॉर्म आपका 10/2/2025 से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट 10/3 है आपको, मतलब अप्रॉक्स 1 महीने के करीब आपका फॉर्म चलेगा। 500 रुपये आपकी जनरल OBC EWS की फ़ीस रखी गई हुई है, और SC ST के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फ़ीस नहीं, फीमेल्स कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और एग्ज़ाम जैसे ही शेड्यूल होगा आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें मैक्सिमम एज आपको है GSA पोस्ट के लिए आपको 28 ईयर्स की दिखा रहे हैं, और मैक्सिमम एज जो है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए उसमें है 27। आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे आज जो भी नॉर्म CSIR के नॉर्म्स होते हैं उसको डिटेल में भी देखेंगे हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो उसमें देख लेंगे, कवर हो जाएगा कैसे क्या है। आपकी पोस्टें ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी पोस्टें कभी भी आप अगर सोचें इसमें 1000 2000 या ऑल ओवर इंडिया ही पोस्ट नहीं आएगी, क्योंकि CSIR बहुत ही लिमिटेड होता है। तो इसमें पोस्ट आपको 10 20, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आप पोस्ट देखेंगे तो 50 भी आपको नहीं मिलने वाली। तो ये बहुत, पहली बात तो ये 3 4 साल 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। और इस बार से ये अभी NBRI लखनऊ की हुई थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसका टाइपिंग टेस्ट आपको 11 मार्च को लगा हुआ है। तो जो लोग भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे हमने दिया था टाइपिंग टेस्ट तो क्वालिफाई हुआ था, उसी तरीके से जो भी लोग अपना टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA पोस्ट की जो है 7 पोस्ट हैं। और इसमें क्या मांगा हुआ है, आपको 10+2 होना चाहिए, इंटर लेवल आप पास आउट होना चाहिए, और प्लस इंग्लिश टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट होती, और हिंदी टाइपिंग है 30 वर्ड पर में। अगर हिंदी इंग्लिश एक में ऑप्शन आपको मिले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिएगा इंग्लिश का है, क्योंकि इजीली आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। और स्टेनो की बात कर लें तो स्टेनो में स्टेनोग्राफी मांगी जाती है, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए उसके लिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे उसको। दोनों तो हम लोग डिटेल में फॉर्म अप्लाई चल रहा है। जितने भी लोग एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो लोग प्रॉपर जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे क्या है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। अप्लाई का क्या प्रोसेस है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। बहुत ही क्विक, बहुत देखेंगे, बहुत छोटे वीडियो में बहुत सारी जानकारी देख लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर अप कर सकें। कि जो लोग भी अप्लाई, मतलब खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ोन से या किसी भी तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग ईजिली अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोगों को मे बी, हाँ, विजिबिलिटी होगी, को दिख रहा होगा। CSIR का जूनियर सेक्रेटरीट आपको पूरा दिया गया है। मंडे से आपको बताया गया 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया, 10 मार्च तक। अभी एग्ज़ाम का कोई पैटर्न वो नहीं है। तो अब लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे आप NBRI में कुछ लोगों का एक पॉइंट था कि NBRI का 2021 में नोटिफिकेशन आता, उसका एग्ज़ाम अभी 24 में हुआ, मतलब 3 4 साल उनको प्रोसीड करने में लग गया। लेकिन CDRI और IITR है, और जैसे NIPGR है, IIM है दिल्ली का, तो उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी IIM की बात करना है। तो उसमें क्या है कि आप, सिंपल सी बात है, इन लोगों के एग्ज़ाम एक मंथ, बहुत ज़्यादा हार्डली ये लोग 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लेते हैं। CDRI का भी ऐसा ही प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को देखा होगा CDRI की पोस्ट आई थी, उन्होंने 1.5 से 2 महीने में एग्ज़ाम करा लिया था। तो आप लोग भी प्रिपेयर होकर रहिए कि जैसे आप फॉर्म, लास्ट डेट आपकी 10 मार्च दी हुई है, तो मार्च अप्रैल, बहुत ज़्यादा अप्रैल मई में वो एग्ज़ाम करा लेंगे हर हाल। हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन में क्या है, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की आपको नहीं भेजनी है। CSR जिसे NBRI में था हार्ड कॉपी भेजनी थी, इसमें आप लोगों को हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। टोटली मेंशन कर दिया गया, आप लोगों को सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया ये। तो डिटेल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा किस किस पोस्ट के लिए है, वो भी आपको क्लियरली मेंशनड होगा। फॉलोइंग पोस्ट वैकेंट पोस्ट JSA की पोस्ट है, जनरल, फाइनेंस, SNP, स्टेनो, हिंदी इंग्लिश, ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका। नंबर ऑफ पोस्ट आपको ये दिख रही हैं कैटेगरी वाइज। सर आपको एज अ गिवन सीरियल नंबर 2 पे दिखेंगे। वो भी हम लोग वो भी देखें कि किस कैटेगरी में कितनी है, जनरल की कितनी पोस्टें हैं,
ओबीसी की कितनी पोस्टें हैं या अदर की कितनी पोस्टें हैं, वो भी सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेट पोस्ट है। आपको इन हैंड जो मतलब टोटल सैलरी है आपको जो बनेगी अभी 36,500 अप्रॉक्स इसमें दिखाई जा रही, लेकिन आपको जो मिलेगी क्योंकि 55% के करीब बहुत सारे चार्जेस अलाउंसेस डीए वगैरह सब लग के आपकी 60 प्लस मिलेगी इनिशियल पे। 36,500 ये तो आपकी बेसिक है। इसके बाद इसमें अलाउंसेस लगते हैं, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो जो लोग भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे होंगे उनको पता होगा कि 50-55 तक अप्रॉक्स आराम से आप 60 के अब पहुँचेंगे। आपकी जो इजेंटाइल क्वालिफिकेशन है 12th होनी चाहिए और इट्स वैलेंस प्रोग्राम मतलब किसी भी बोर्ड से हो इक्वेलेंट आपको मांगा जा रहा है, तो आप 10+2 किसी भी बोर्ड से होंगे या उसके इक्वेलेंट होंगे तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और आपके पास टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और का मतलब होता है कि दो में से एक, सभी लोगों को पता होगा। और एंड अगर लगा हो तो दोनों, मतलब एक आपको टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इजीली इसकी क्वालिफाई कर लेंगे। हिंदी की टाइपिंग जो होती है वो क्वालिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है कंपैरिजन टू इंग्लिश। इंग्लिश की टाइपिंग 35, आप 40-45 तक, बहुत सारे लोग 45 भी कर जाते हैं। 45 किसी में मांगा नहीं जाता इंग्लिश टाइपिंग, लेकिन मैक्सिमम 40 ही आता है। तो 40 तो इजीली आप लोग क्रॉस कर जाएंगे। 40 में मतलब कुछ भी हो नहीं, मैं टाइपिंग भी एक बार करके दिखाऊंगा सभी को कैसे करते हैं। एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 98-99% या 100% एक्यूरेसी के साथ आप 42-43 वर्ड पर मिनट टाइप कर सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई इतना बड़ा इशू नहीं। एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल होगा, जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग होता। जॉब रिक्वायरमेंट्स आपको लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि पोस्ट मान लीजिए एक वरिष्ठ सहायक जो होता है एक तरीके का, मतलब आपको ड्राफ्टिंग थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत आनी चाहिए। आपको कंप्यूटर मेलिंग वगैरह भी आना चाहिए, डाटा एनालिटिक भी आना चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए, एडवांस एक्सेल आना है, एच लुकअप वी लुकअप वगैरह, जैसे डाटा फिल्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा डाटा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको तो जनरली है, सभी को आनी ही चाहिए। तो इसी से रिलेटेड होता है, इससे ज़्यादा कोई वर्क लोड भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो जॉब रिक्वायरमेंट्स में आप लोग या देख सकते हैं ऑफिस वर्क है, असाइनमेंट और कंपेनेंट अथॉरिटी, मतलब वो तो हर एक जॉब में होता है। आप कोई भी प्राइवेट करेंगे या गवर्नमेंट में तो थोड़ा सा वही होता है कि आप प्राइवेट भी करेंगे तो कोई कुछ कहेगा, तो आप ऐसा थोड़ी ना किसी का डिनाई कर देंगे कि भी मेरा काम नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो जो भी वही आपको बताया जा रहा है कि कोई भी आपकी अथॉरिटी या आपसे उच्चाधिकारी जो भी जितने भी आपको कोई भी वर्क असाइन करेंगे तो आपको सिंसियरली उस वर्क को अपना ही वर्क समझ के करना है। ऐसा नहीं कि ये मेरे पटल का काम नहीं तो मैं नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। पोस्ट कोड आपका बी है, पोस्ट कोड उसका ए था। आप लोग जब जैसे ही अप्लाई करने पे जाएंगे उसमें पोस्ट कोड मांगता है, तो आप पोस्ट कोड याद रखिएगा कि इस पोस्ट कोड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये कैटेगरी वाइज पे लेवल 4 है। अब इसमें स्टेनो की थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती है बेसिक, तो ये मतलब 70 के आसपास आपको मिलेगी जाके। इसका पे स्केल भी आप लोग देख रहे होंगे, 25,500 से 81,100 तक है। और टोटल जो आपको अप्रॉक्स बनेंगे 49,623 रुपये सैलरी है। इसमें बस आपको स्टेनो मांगी जाती है, 27 साल एज दिखाई जा रही, और आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज की रिलैक्सेशन की भी अभी बात करते हैं। आप एब्रीवेशन देख सकते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है डाइवर्जन सेक्शन ऑफ द प्रोफिशिएंसी पोस्ट कैडर क्या होता है इसमें, ये देखते कैंडिडेट विल प्रोवाइडेड दियर प्रेफरेंस फॉर द कैडर ऑफ द पोस्ट सेक्रेटरीट JSA विस जनरल जैन फाइनेंस अकाउंट स्टोर एंड S&P का मतलब होता है स्टोर एंड परचेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोकेशन ऑफ कैडर जनरल फाइनेंस स्टोर परचेज टू द पैनल ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी डिसाइडेड बाय CSIR CDR RI मेरिट कम प्रेफरेंस पे डिसाइड होगा। मतलब आप जब इंटरव्यू मतलब ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे तो आपको एक बार अगर बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है तो आप अपना कैडर चूज़ कर सकते हैं किस कैडर में जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट कोड ए, जैसे कि जो पोस्ट है उसमें कैसे क्या बाइफर्केशन आपका। जनरल की 4 पोस्टें हैं, इसमें एक SC ST, एक OBC, EWS की कोई भी पोस्ट नहीं है किसी भी JSA की में किसी भी कैटेगरी। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और टोटल आपकी फाइनेंस में है 2 पोस्ट है, एक OBC की है और
एक आपकी अनरिजर्व की है। अनरिजर्व की 2 पोस्टें आपकी जनरल में है। स्टोर एंड परचेज में आपकी एक पोस्ट है सिर्फ जनरल की। टोटल आपके पास 7 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्टें आपको ओबीसी को दी जाती है, एक एससी को दी जाती है, और ईडब्ल्यूएस एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई भी अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ना, क्योंकि पोस्ट ही नहीं है उसमें, आप कैटेगरी ना डालें। इससे अच्छा आप जनरल से भरें। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं। इसमें आपकी 4 पोस्टें हैं, जो कि 2 पोस्टें जनरल की हैं, एक ओबीसी के, एक एससी की है। अब फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पोस्ट नहीं है, वो लोग देख सकते हैं। आपकी ईडब्ल्यूएस 500 रुपये फीस है, फीस। और आप लोग ये एब्रीवेशन देख सकते हैं कि मतलब पीडब्ल्यूडी। आप एज रिलैक्सेशन इसमें आप लोगों को दिख रहा हो। शेड्यूल कास्ट और एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका 5 ईयर, वेयर द पोस्ट वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एससी एसटी, जहाँ पे रिजर्व होगी वहाँ की बात। ओबीसी के लिए 3 साल का आपको दिया जा रहा है, मतलब 27 है, 30 और 28 है, तो 31 तक आप लोग फॉर्म, जो लोग की एज है वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। विडो एज पर सेक्शन आपको बाकी जो भी कैटेगरी इसमें आ रही हैं, मतलब अदर कैटेगरी में अगर कोई है, कोई फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो वो अपना देख सकता है कि किस हिसाब से किस कैटेगरी में उसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम एज आपको पता है 18 हुआ है इसकी अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम 27 25, और एक रिलैक्सेशन मिलने के बाद आप लोग, अब मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन एग्ज़ाम की जो एक्यूरेसी होगी, मतलब 100 में 100 आपको करना होगा, तभी आप सिलेक्शन अपना मानिए। 100 में 100 करने के बाद भी आपको क्या है, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो उसमें भी जो लोग टॉप पे होंगे ना, नाम वाइज, डेट वाइज या डेट ऑफ बर्थ वाइज, उन्हें ही ज़्यादा चूज़ किया जाएगा। 100 में 100 तो आपको करना ही करना है। अगर 100 में आपने 99 किया है तो आप पहले ही सोच लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा, पोस्टें बहुत कम है। और अगर आप 2 3 साल का इसको उठा के भी देखेंगे, CSIR का अभी NBRI में हुआ, 100 में 100 गया हुआ है। और 100 में 100 जिसने स्कोर भी किया है, पोस्टें बहुत कम थी, 2 3 पोस्टें थी, तो 100 में 100 स्कोर किया। अब मान लीजिए 50 लोग 100 में 100 ले गए, अब उसमें भी एक कंपैरिजन चार्ट लगेगा, मेरिट बनेगी कि उसमें कौन सा टॉप पे आता है। तो 100 में 100 लाना तो आपको कंपल्सन है ही है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका। प्री, सिंपल सा CSIR का सबका प्री एक ही पैटर्न पे होता है। तो प्री का आप लोग देख लीजिए कैसे है कि पैटर्न क्या है। और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम, 2 घंटे, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। सारे इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर होगा। क्लास 12 लेवल का स्टैंडर्ड इसमें दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड दिया हुआ है, लेकिन आपको कंपटीशन स्टैंडर्ड से ही रखना है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। और निगेटिव मार्किंग प्री में नहीं होती, लेकिन मेंस में होगी। और आपका जो प्री और मेंस होगा, आप ये याद रखिएगा, प्री और मेंस आपका सेम डे होगा, वही आधे 1 घंटे के बीच के, आधे घंटे के अंतराल में होता है। जैसे मान लीजिए आपका 9 से 11 ये हो जाएगा एग्ज़ाम आपका प्री का, और 11 हो गया, उस 12 से 2 उधर कर देंगे। तो प्री में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें आपको सब कुछ आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, सारे सारे सब्जेक्ट इसमें मिसलेनियस टाइप में आएंगे। बाई सेक्शन वाइज होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पेपर एक बार फिर से दिखा दूंगा, मेरे शायद यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ भी है। जो लोगों ने नहीं देखा, वो लोग, जो लोग भी इसका फॉर्म भर रहे हैं, कर रहे हैं, CSIR की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए, उन लोगों के लिए परफेक्ट है। आप लोग उसी पैटर्न पे तैयारी करिए जाके, तो आराम से इजीली आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई निगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द पेपर। ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पेपर उसी दिन सेम डे में होगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इंग्लिश आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल की नहीं इसमें आती है इंग्लिश, भाई साहब आपको एक्यूरेसी ठीक करना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये मेंस में जनरल अवेयरनेस ठीक ठाक लेवल की आती है, मतलब आपको थोड़ा सा 6 महीने के करीब और बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस में, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं कि सारे अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब सब मिसलेनियस टाइप में आता है। तो आपको इसमें जनरल अवेयरनेस में अगर आपने कमांड कर ली तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है एवरी क्वेश्चन की। तो 1 घंटे का ये पेपर होता है, और 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। 1.5 घंटे का ये पेपर होगा, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, फिर ये पेपर हो जाएगा आपका मेन। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहता है। उसके बाद जो स्किल टेस्ट है, आपको देख लीजिए स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ दिया गया किस फॉन्ट पे होगी। बहुत लोगों को फॉन्ट नहीं क्लियर होता है,
हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए, तो वो इसमें दिया गया है इस बार नॉर्म्स ऑफ स्किल टेस्ट के लिए। इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, टाइम जो अलोकेशन होगा 10 मिनट होगा, और 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट इन करस्पॉन्डेंस, एंड एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। ठीक है। देयर विल बी इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, दोज कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर इंग्लिश हिंदी एज दियर मीडियम टाइपिंग टेस्ट रिस्पेक्टिवली। द इंग्लिश हिंदी टाइपिंग टेस्ट आपकी यूनिकोड मंगल फॉन्ट पे होगी। तो जो लोग भी कृति देव पे तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग ध्यान दें, आप लोगों की टाइपिंग मंगल फॉन्ट पे होगी। इनक्रिप्टेड आपको बाकायदा उसने बाइफरकेशन कर दिया है कि किस पे होगी। ठीक है। इंग्लिश पे की तो आपको पता ही, इंग्लिश पे की किसी भी को सेम ही होता है, इंग्लिश में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एब्रीवेशन ऑफ मेरिट, मेरिट के बारे में दिया गया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये देख। बाकी की चीज़ें एक यही चीज़ें, आप स्टेनो की बात करते हैं, स्टेनो में ये आपका पूरा है कंप्लीट। ओमार बेस्ट पेपर होने वाला 2 घंटे का पेपर हो, टोटल टाइम 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है। 12th लेवल का स्टैंडर्ड दिखा रहा है। इसमें क्या, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि स्टेनो का अभी तक नहीं, अभी NBRI में तो नहीं था। ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, आप लोग देख रहे होंगे। 0.25 की रिडक्शन एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है। आप ये इन रीजनिंग आएगी, अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश। ठीक, 50-50 और जनरल इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और आपकी टाइपिंग टेस्ट, डिक्टेशन, टाइपिंग टेस्ट आपको देखो इंग्लिश में है 50 मिनट दिया होगा, हिंदी में 65 मिनट दिया होगा। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है किस किस, तो आप लोग इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अपने आप को प्रोफिशिएंसी टेस्ट में रखिएगा, ताकि आप लोग क्वालिफाई कर पाए। द कैंडिडेट विल बी गिवन ऑन डायरेक्ट डिक्टेशन फॉर 10 मिनट इंग्लिश एंड हिंदी एज द ऑप्ट ऑफ द कैंडिडेट in the application form. Yeah, speed 80 word per minute for the post of junior stenographer. The transcription times is as follow. ये आपको ऐसे टाइम दिया गया है। आपका पेपर का पैटर्न इसी, और आप लोग हो सके जो भी लोग टाइपिंग सीख रहे हैं, स्टेनो सीख रहे हो, उन लोग यही टाइम स्लॉट, मतलब यही एक अपने के पर्टिकुलर बना के, तो स्टेनो तो बहुत, मान लीजिए स्टेनो हमने टाइपिंग से बहुत सारे लोग बाहर होंगे स्टेनो में, बट आपकी टाइपिंग अच्छी है स्टेनो में, तो आप लोग बहुत इजीली स्टेनो में क्वालिफाई कर जाएंगे कंपैरिजन टू JSA पोस्ट के लिए। JSA में थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि जे पेपर सभी का JSA में निकलेगा, उसमें मेरिट 100 में 100 एक्यूरेसी सभी की होगी। बाकी की चीज़ें आप लोग अगर देखना चाहें तो डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यानी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, आप लोगों को गाइडलाइन ऑफ एप्लीकेशन कैसे आप भरेंगे क्या है, सारी चीज़ें आपको इसमें दी है। अगर जिसको भी देखना हो तो वो लोग जाके वेबसाइट पे जाके, आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कैसे क्या नॉर्म्स है, क्या आपके पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा बहुत ही क्विक देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक, ये आपको लिंक मिल गया, ये देखिए लिंक हो ऐसे, जैसे आप वेबसाइट खोल लेंगे। अब आपको यहाँ पे मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालनी, पोस्ट कोड्स यहाँ पे सेलेक्ट करना, और मेल पे आपके लिंक चला जाएगा। ठीक है। उस लिंक पे आप खोल के इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जन फॉर्म जनरली होता है जैसा सबका होता है। अगर कोई आपका रिलेटिव CSIR में कहीं भी काम करता है तो उसके बारे में पूछा जाएगा, वो आप फिलअप कर दिए, वो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी वहाँ पे, और आपका सिलेक्शन ओके डन हो जाएगा। तो आज अगर कोई भी किसी को फॉर्म फिलअप में दिक्कत आती, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो, कैसे फॉर्म फिलअप करना, कहाँ क्या करना, किस साइज़ की इमेज वगैरह सारी बता दूंगा।